क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म विद्याकुल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। एग्जाम का समय बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में फिजिक्स में सिर्फ एक दिन का गैप है। ऐसे में क्या आपके अंदर बहुत सवाल था सर कि मॉडल पेपर से क्या सवाल पूछे जाते हैं? मेरे प्यारे भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने आपको मॉडल पेपर दिया है तो इसका मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा सवाल यहां से सीधे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ऐसा पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी हो सकता है। तो मेरे भाई देखिए कि मॉडल पेपर कैसे आपको दिया गया, उसका पूरा सोल्यूशन कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है एग्जामिनेशन में, आपको कैसे बैठना है, क्या लेकर जाना है और फिजिक्स का पेपर आपका बेहतर कैसे जाएगा। और फिजिक्स के पेपर में अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इन सारे सवाल को जवाब हम देंगे मेरे भाई। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, पूरी ताकत लगा के सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाला है उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरे भाई मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर फिजिक्स के 4 मार्च में आने वाले, यहां से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने उनको तैयार कर लिया है? और अगर नहीं तैयार किया तो मेरे भाई कैसे तैयार करेंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, सपोज दैट, मान लीजिए कि बहुत से ऐसे होता है कि पेपर ऐसे ही आने वाला है, पेपर का हूबहू पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, कितने नंबर का शॉर्ट आंसर, कितने नंबर का न्यूमेरिकल, और कौन से सेट में, आप किस जिले से हो, आपके सेट में कौन सा पेपर ऐसा आएगा जहां पे न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा रहेगा, किसके जिले में न्यूमेरिकल का सेशन ज्यादा रहेगा, किसके जिले में क्वेश्चन पेपर टफ आएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मैं देने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देना और एक बार पूरी ताकत लगा के सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मुस्कुराइए, एग्जाम का समय बेहद नजदीक है। ऐसे में आप डरे हुए हो तो बेटा अभी पक्का कर लो कि आपको यहां से कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी को ये विजिबल है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे, क्या ये सभी को दिखाई दे रहा है? पक्का? चलिए, आपको डर लग रहा हो कि सर एग्जाम का समय बेहद नजदीक है, ऐसे में आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे? ठीक है, और ये अगर मॉडल पेपर है तो समय सर हमें इतना दिया रहेगा, तो हम इस बार 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो अगर आपको ये प्रश्न आता है, क्या आपने ये प्रश्न तैयार कर लिया है? इनमें से कौन से सवाल है जो हूबहू आपके पेपर में आएंगे? और ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, इन सारे प्रश्नों को क्या तैयार कर लिया है? और अगर नहीं तैयार किया है तो जरा देख लो। ठीक है, तो मुस्कुराइए ना यार, क्यों डरते हो? इस समय एग्जामिनेशन में कम समय बचा है, 5 सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सर साल भर से पढ़ रहे थे फिर भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़े हैं। जो पढ़ते भी हैं सर वो भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है सर, जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। और टाइम कैसे मैनेजमेंट करें? सर फिजिक्स में एक दिन का गैप है, इंग्लिश में एक दिन का गैप है, सर अभी क्या पढ़ें? सर 22 तारीख को पहला पेपर हिंदी का है, सर हिंदी कब तैयार करें? बाकी सब्जेक्ट कैसे लेकर चले? फिजिक्स में डर लग रहा है, मैथ में डर लग रहा है, बहुत सारे डाउट है ना आपके, सारा तरीका बताऊंगा। अगर बहुत कमजोर हो फिर भी पेपर में ये तरीका अपना लेना, ऐसे सॉल्यूशन को करना जैसे मैं करा रहा हूं, ऐसे तरीके को अपनाना, शायद आपका कुछ नहीं मेरे भाई, कम से कम आपके 30 से 35 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको। तो लाना चाहते हो अगर 90% प्लस, तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए। समय आपके पास है नहीं तो समय नहीं नुकसान करते हैं आपका, पूरा तरीका बताते हैं कि एक सवाल बताते हैं और एक बढ़िया तरीके से बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए, एक बार जान लीजिए, आप कोई भी पेपर में बैठ रहे हो, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, आपका जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका एक बहुत वीक होगा। ऐसा बहुत आपके साथ होगा। पहले सेक्शन समझ लीजिए, फिजिक्स की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको जो लिखने का सॉल्विंग की टेक्निक बताएंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आता उसके लिए आप क्या करेंगे तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दिए। गाइस, जैसे बता रहा हूं बस इसको कर लेना, कोई माइकलाल तुम्हें रोक नहीं सकता, ये वादा है आपसे मेरे दोस्त। लेकिन मेरे भाई, आप सभी से गुजारिश है, सेशन
थोड़ा सा तनी मुनी शेयर करिएगा, मजा नहीं आ रहा है। कम से कम 3000 बच्चे को जोड़ना है आपको फटाक से अभी तुरंत। उसके बाद चलिए देखते हैं। चलिए फिजिक्स के पेपर में कैसे पूछा जाएगा, इस बार का क्या पैटर्न है। इस बार के पैटर्न में बेटा चेंजेस हैं, क्योंकि बेटा इस बार के चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो टॉपिक आपका सीधे के सीधे डिलीट हुआ है। डिलीट टॉपिक का मतलब यह है कि ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो इस बार नहीं आएंगे। और टॉपिक की अगर हम बात करें, पेपर पे पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ओपन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे और आपको पूरा चैप्टर वाइज बता देंगे। और इतना इतना पढ़ लेना और तुम्हारा एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया 4 चांद लगने वाला है, याद रख लो। अब याद रखो, किसी का फार्मूला आता है, डेरिवेशन हटा दिया गया है, याद रखिएगा। किसी में थ्योरी आती है, उसका डेरिवेशन हटा लिया गया है। किसी में रे डायग्राम है, चित्र आरेख खींचिए, बाकी सब हटा दिया गया है। तो क्या कन्वर्जन करना है, क्या दिमाग लगाना है, अगर बाकियों से अलग करना चाहते हो तो मेरे भाई थोड़ा सा चालाक बन जाओ। अगर इस वीडियो को देख रहे हो किसी कोने में बैठ के, तो ये चालाकी कॉपी पे नोट कर लेना मेरे भाई। याद रखना कि पहली बात तो याद रखना कि 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए आपको पेपर पूरा एक सलीके से पढ़ना है, एक साइड से फटाफट, ठीक है। नहीं भाई, आप बिल्कुल सही क्लास में हैं। अगर आपको ये सोचना है कि आपको फटाफट पहले प्रश्न को पढ़ना है, और सभी खंड में याद रखिएगा जो पहला खंड होता है वो 1 नंबर का होता है, वेरी शॉर्ट 1 नंबर का होता है। इस पे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा समय दोगे तब भी 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस बात को नोट कर लेना तुम कि पहले और दूसरे सेक्शन पे कभी भी ज्यादा समय नहीं देना बेटा, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर को करने लगोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। यही होता है कि जब आपको बहुत कुछ आता है फिर आखिरी समय में आपका नंबर करता है, और जब लॉन्ग आंसर में आप जल्दीबाजी करते हो तो या तो आपकी हैंड राइटिंग खराब होती है या तो आपके नंबर कटते हैं मेरे भाई। इस बात को याद रख लेना। पूरा तरीका सीखना है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है मेरे भाई। यह तरीका पूरे यूट्यूब के इतिहास में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। फिर से कह रहा हूं, ऑफिशियल मॉडल पेपर देने का मतलब यह है कि बोर्ड एग्जाम वाला आपसे चाहता है कि आपको पूरा पेपर का हल का पूरा पैटर्न पता रहे, और सिलेबस से बाहर सवाल पिछली बार आए थे, तो क्या सर इस बार भी सिलेबस से बाहर सवाल आ सकता है? आइए इसका जवाब देखते हैं। और याद रखना आपको टाइम कहां देना है, आपको मोस्टली टाइम देना है मेरे भाई खंड या पे दीर्घ उत्तरी पे। दीर्घ उत्तरी पे आप प्रश्न देंगे क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है मेरे भाई। इसके सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन करोगे तुम तुरंत तुम्हारे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, और जिनके नंबर कटते हैं सबसे ज्यादा यही करते हैं। तो तुम याद रखना, पहले तो पहला सेक्शन तो बहुविकल्पी पहले पेज पे करना है तुमको, चाहे जो हो जाए। मेरी बात कान खोल के सुन लो मेरे भाई। सिर्फ मैं फिजिक्स की पेपर तो मैं अभी आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करा दूंगा, सारे क्वेश्चन बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, सॉल्यूशन करवाया भी, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मेरे भाई। अगर आपने सारी क्लासेस सूर्योदय ब्रह्मास्त्र की देखी है तो इनमें से एक सवाल नहीं बचेगा, और ओपन चैलेंज है मेरे भाई। जब आपको ऑफिशियल मॉडल का पेपर पूरे हमारे सूर्यास्त और ब्रह्मास्त्र क्लास से फंस रहा है, तो आप ये सोच लो कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे फिर भी आप एक एक सवाल को हल कर ले जाओगे, ये वादा है आपसे। जो सवाल नहीं आता उसका क्या तरीका होना चाहिए सर, उसका भी तरीका है हमारे पास। तो आप किस सेक्शन को पहले करेंगे इस बात को जान लीजिए। बहुविकल्पी किसी का गलत नहीं होता है, बहुत रेयर एंड रेयर होता है, इसलिए पहले एक पेज पर दूसरे पेज पर आप हमेशा प्रयास करिएगा जो प्रश्न आपको बहुत बढ़िया से आता होगा, जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आएगा उस प्रश्न को आपको सबसे पहले निपटा देना है। उस पहले को ससुरा को पकड़ो जिस प्रश्न में, देखो पूरे पेपर को पढ़ोगे, जब तुम पूरे पेपर को एक बार एनालाइज करोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा मेरे भाई कि कौन सा प्रश्न हमारे लिए बढ़िया है, कौन सा प्रश्न हमें आता है। पूरे पेपर में लगभग ऐसे 30% से ज्यादा, बहुत कमजोर हो, ध्यान से सुनो, बहुत कमजोर हो उसके लिए भी बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, वो भी यही काम करेगा। बहुत कमजोर हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है, टॉनिक की तरह काम करेगा। पूरे पेपर में ऐसे 30% से ज्यादा प्रश्न होंगे कि आप उसको कर सकते हो मेरे भाई। जैसे आपने पहला खंड उठाया, आपको सॉल्विंग की टेक्निक अपनानी है कि पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज पे आपकी गलतियां नहीं होंगी। जब एग्जामिनर अपने आप पे आएगा, पहले पेज देखा तुम्हारी साफ सुथरी है, बहुत बढ़िया लिखे हो तुम गाइस, जब बहुत बढ़िया लिखे वो सोचेगा ना कि इसको लड़के को बहुत आता है। याद रखना इस बात को। और पूरे पेपर में वो बड़े अच्छे मूड में तुम्हारी कॉपी चेक करेगा और तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर भी देगा। सिर्फ पेपर देखने से पेपर का हल नहीं होता, पेपर देखने के बाद प्लानिंग करने के, लिखने से होता है मेरे भाई। आना बड़ी बात नहीं है, यहां आना बड़ी बात नहीं है बेटा, लिखना बड़ी बात है।
लिखना बड़ी बात है, याद रखना। मेरे कई सारे शॉर्ट्स इस समय पढ़ रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखो कि ये जो कॉपी आपको मिलती है, इन कॉपियों पे इस समय प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इन सब कॉपियों पे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देख लो कि नंबर तुम्हारा इसमें से कहां कट सकता है। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर जो डाले हो, इन सब में तुम्हारा नंबर कहां से कटेगा, इसको जब तक तुम नहीं देखोगे मेरे भाई, इस कॉपी को सजा के नहीं लिखोगे, तो तुम्हारे एग्जामिनेशन में नंबर कैसे आएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखना जरूरी है। दूसरी बात है मेरे भाई कि जैसे आपने पहला खंड स्टार्ट किया, तो पहले खंड में क्या गलती नहीं करोगे, दूसरे खंड में क्या गलती नहीं करोगे, और तुम्हें नंबर कैसे मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, और यह सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे प्रश्न आए मेरे भाई, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे प्रश्न आए। साल भर पढ़े रहोगे फिर भी ऐसे बहुत प्रश्न रहेंगे जो तुम्हारे हवा हो सकता है ना लगे। होता है, सबके साथ होगा बेटा। आप पढ़ के जाओगे, हो सकता है फिर भी उस समय भूलते जाओ, लेकिन प्रश्न छोड़ के मत आना। अगर करके आओगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा। आउट ऑफ सिलेबस आएगा, करके आओगे तुम्हें नंबर मिलेगा। और ये पिछले साल नहीं, लगातार 5 सालों से इतिहास है मेरे भाई, ठीक है। चलिए फटाफट से पहला 1-2 सवाल को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे ही सेक्शन चेंज होगा, हर सेक्शन का एक तरीका बताऊंगा, याद रखना। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करें मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव को पहले, हर सेक्शन का एक ट्रिक है जिसको आप सॉल्विंग टेक्निक कहते हो। आप कहते हो ना कि सर बाकी बच्चे पेपर टाइम से पहले कैसे कर लेते हैं, उसका तरीका सीख लो मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई प्लीज, अगर मेरे भाई चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। इससे ज्यादा पावरफुल विश्वसनीय चैनल आपको नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड का एकमात्र चैनल है मेरे भाई जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के सेपरेट बैच को डेडिकेटेड है आपके लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए लगातार 3 सालों से मेरे भाई। और सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, इतने बच्चे हैं बेटा। और एक बार सेशन को तनी मुनी शेयर करिएगा। और अब चलते हैं अपने फुल फॉर्म में। पूरा तरीका बता दिया हूं, नंबर कैसे नहीं कटेगा ये भी बताऊंगा। इसलिए मैंने ऑफिशियल मॉडल पेपर इसलिए नहीं लाया, मैं मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर करा चुका हूं और कराऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आज थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। पहले सवाल का जवाब, जैसे जो सवाल है ये तो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ये सवाल हमने कराया है, लेकिन आपको भी हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। अब यहां से सिर्फ वैद्युत फ्लक्स मत पढ़ो, सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका इस समय बदल लो मेरे भाई। ऑफिशियल मॉडल पेपर में अगर दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसका मतलब जरूरी बात है, ये एक चीज बहुत अच्छी है, हो सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र देके पूछे आपसे, फाई बराबर ईडीए कॉस थीटा, फाई बराबर ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। तो मतलब वैद्युत फ्लक्स के 1 नंबर का सवाल फिक्स है ऑब्जेक्ट 2 में। यह है मतलब मॉडल पेपर का, भैया जान लो, ये जान लो, कोई नहीं बताएगा। ये सब बताते नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना। सर खपाया बेटा, बेटा बहुत सही कह रहा हूं, सटीक कह रहा हूं। आपको लाख आता रहेगा, जल्दीबाजी में ये भी गलतियां करोगे, ये गलतियां नहीं करनी है। ये गलती नस पकड़ लिए पेपर का, सारे पेपर बढ़िया जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बेटा। अगर तुमने शुरुआत अच्छी कर दी कॉपी में, बेटा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनाने से नहीं रोक सकती, याद रखिएगा। अगर ये 40 मिनट तुम नहीं देखे तो बेटा एग्जामिनेशन में जाके सर खजुआओगे, पक्का कह रहा हूं। इसलिए बेटा इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सिर्फ सॉल्व नहीं करा रहा हूं भैया, सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कॉपी में लिखने से होगा। उसका तरीका नहीं पता है और बहुत ये आता भी है तो क्या कर पाओगे गाइस। चलिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर क्या होता है बेटा, ई इंटू डी। हो सकता है आपको, हो सकता है मेरे भाई आपको इस फार्मूले पर बेस्ड पूछा जाए, सीधे फार्मूला पूछ लिया जाए, पूछा जा सकता है। अब तीव्रता का मात्रक होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये तो होता है एफ बराबर क्यू ई, इंटू में क्षेत्रफल हो गया ये। बल का मात्रक क्या हो गया मेरे भाई, न्यूटन। और आवेश का मात्रक कूलाम, इसका क्या हो गया भैया, मीटर का स्क्वायर। आपको ये भी हो सकता है दे, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको वोल्ट इंटू मीटर दे। जो बच्चे एबीसीडी कब से खोल रहे हैं ये भी ना कर सके मेरे भैया, आपको हो सकता है मात्रक बदल दे, जरूरी नहीं है। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो ना मेरे भाई, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो तरीका सोच लो। अंत समय में गेम चेंज करना चाहते हो तो मेरे भाई इस वीडियो को आखिरी तक देखो, इस वीडियो को आखिरी तक देखो। पूछा तो जाएगा बेटा, फार्मूले से रिलेटेड सवाल आपको पूछे ही जाएंगे, कहीं गया नहीं है, याद रखना इस बात को। फार्मूले से रिलेटेड आपको सवाल पूछे भी जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा बेटा।
सब बताएंगे बेटा, सारा डेरिवेशन, और हमने सब करवाया, कैसे करवाया, कहां आप इन सारे कंटेंट को एक बार में कवर कर सकते हो कम समय में, वो भी बताऊंगा मैं। वो सब जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मेरे भाई मजा नहीं आ रहा है। अगर मेरे भाई नए हो तो बेटा ये जान लो, ये चेहरा आप यूपी बोर्ड नाम सर्च करेंगे ऊपर टॉप पे मिलेगा भाई। तो भैया ये आपका प्यार और सपोर्ट है मेरे भाई, तो तनी मुनी सेशन को शेयर करिए। जिन बच्चों को नहीं पता है कि एग्जाम के समय के नजदीक में किससे पढ़ना चाहिए बेटा, उनके पास ही पहुंचा दो खबर कि भैया आ चुके हैं भैया फुल फुल फॉर्म में, ठीक है। हाँ भैया सब कराएंगे, लेकिन पहले शेयर कर दो तनी मुनी, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई। मजा नहीं आ रहा है, अब शेयर करोगे तब तो मजा आएगा गाइज। तो गाइज वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम लगाओ, मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये दे दे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। लेकिन यहां पे देखिए मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, लेकिन यहां पे अगर ये नहीं दिया तो आपको क्या लिखना है बेटा, वोल्ट इंटू मीटर लिखना है। याद रखिएगा, यानी कि याद रखिएगा वोल्ट का मात्रक क्या हो सकता है इसमें से, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में कूलाम को हम वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, जरा देखिएगा ध्यान से, पटक के देखिएगा मेरे भाई, सबका तरीका बताऊंगा। याद रखिएगा एक बात, ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं आता है, बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको नहीं आते हैं, उसमें एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और वी यू वेग से गतिमान है, आवेश कण पर लगने वाला बल कितना होगा, इसको लॉरेंज का बल कहता है। अब जरूरी नहीं है जिस सेक्शन में इसका फार्मूला पूछा है उस सेक्शन में पूछे, तो आपको क्या पढ़ना है बेटा, तुरंत पढ़ना है बेटा लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुन लो। अगर कोई आवेश, क्या दे रहे हो आप, पानी दे दो भाई, है क्या लाके दे दिए, हाँ जल्दी जल्दी कराता हूं बेटा, पहले तरीका समझो बहुत इत्मीनान से बेटा, सबको पीछे छोड़ना है तो ध्यान से यहां देखो। F बराबर होता है बेटा क्यू ई बी साइन थीटा, क्या होता है, क्यू ई बी साइन थीटा होता है। हो सकता है इस पर एक न्यूमेरिकल पूछ ले। जब कोई गतिमान आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा पूरा सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे सदिश का रूप दिया है, तो यानी कि जो पहले है वो जो बाद में याद रखिएगा, Q बाहर है बेटा, V क्रॉस B होगा, ये कहीं पे दिया है क्या, यहाँ पे सिर्फ ये दिया है, U से प्रदर्शित किया V से। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो तीन ऑप्शन तो आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो चूरन होते हैं, कभी नहीं पूछे जाते। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये आपके एग्जामिनेशन में चार चांद लगा सकता है भैया, याद रखिएगा मेरे भाई। क्या कह रहा है, डायोप्टर से सवाल आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है, सीधे पटक के पूछ ले मेरे भाई, फटाफट से इसको न सिर्फ सॉल्व करो, अपने दिमाग में बैठा लो गुरु जी जो कह रहे हैं। मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं, मॉडल पेपर का ये मतलब है कि मॉडल पेपर के छुपा हुआ आपके किसी भी एक सेट का प्रश्न होता है, ये बात आपको मैं बता देता हूं। मॉडल पेपर को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपके किसी न किसी एक सेट के में आने वाले प्रश्न का एक आपके पास प्रश्न हो देता है, उसके पास ये तरीका है। अब जैसे आपको ये डायोप्टर दे दिया, दो डायोप्टर और चार डायोप्टर क्षमता वाले, संपर्क में दो रखे संयुक्त लेंस, P बराबर क्या होता है मेरे भाई, P1 प्लस P2 होता है। लेकिन अगर आपको यही फोकल लेंथ में करें तो 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2 होता है। अब आपको एक सवाल यहां से लगा लेना है और एक सवाल मेरे भाई कहां से लगा लेना, यहां से लगा लेना है। इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा के कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है तो सिर्फ एक चीज से, वो है मेरे भाई आपको लॉन्ग में गलती नहीं करनी है। गलतियां यहां होंगी, सबसे सबसे गलतियां यहां होंगी, और तुम अगर यहां अच्छे बन गए तो 70 में 65 नंबर, 66 नंबर, 68 नंबर तुम्हारे हुए मेरे भाई, ठीक है। इसके तुम्हारे हुए मेरे भाई, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। P बराबर 1/F होता है, संपर्क में दो रखे लेंस, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है मेरे भैया। अब ये किसमें दिया है, डायोप्टर का क्या होता है, P बराबर 1/F, किसमें, सेंटीमीटर में, मीटर में होता है बेटा। अगर 100 में कहे तो 100 अपॉन में F भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, यहां तक सभी को क्लियर है क्या, आंसर आया किसी का, नोट करिए भाई, तरीका समझो, गेम बदलना है मेरे भाई। और सभी लोग भैया सेशन को एक बार लाइक कर दो और वो शेयर कर दो, ठीक है।
अच्छा, चलो आधे आधे भी 50 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो भाई, ए वाले और बी वाले हैं। अब ये बताओ कि पहले वाला सही दूसरे वाला? 50 डायोप्टर सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, इसमें और ऑप्शन दिया है क्या? अच्छा, 2 ऑप्शन छूट गया था, ये अच्छी। देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है मेरे भाई कि आपको 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकते, उनका चेहरा ही नहीं है होने के लायक, उनका चेहरा ही नहीं होने लायक मेरे भाई। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त, उनका चेहरा ही नहीं होने लायक। एक बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग गाइस। हाँ, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, नोट करते चलिए मेरे भाई। इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ मेरे भाई आपको जिस नाम से चैनल है मेरे भाई, उसी नाम से ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का अगर आपको चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। आपको क्या काम करना है याद रखिएगा, आपको मेरे भाई एक काम ये करना है, सबसे सबसे बढ़िया बात है कि आपको सवाल में साफ साफ कहता है कि भैया 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है भैया दोस्त, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। तो भैया 15 मिनट पढ़ना है तो पेपर, भैया कह रहे हैं सर पेपर एक बार पूरा पढ़ा दीजिए उसके बाद सॉल्व कराइए। तो मेरे भैया पेपर तो वैसे आपको पूरा मिल जाता, लेकिन अगर आपको प्रश्न पढ़ना है तो यह बात आराम से देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन पे चर्चा करने लगते हैं। ठीक है भैया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहां से पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, क्या मिलाया जाता है मेरे भैया? एल्युमिनियम मिलाया जाता है। पी टाइप और एन टाइप, हो सकता है आपको पूछ ले एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम के साथ क्या मिलाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद खंड जब चेंज होगा तो आपको आंसर शीट में खंड भी बदल देना है। ठीक है, अब सवाल एक बार देख लेते उसके बाद एक एक करके हम उसका सोल्यूशन आपको बता देते हैं। ठीक है भैया, खंड ब का एक एक नंबर का सवाल है और आपको ज्यादा समय नहीं देना है। कहां पर? पहले खंड और दूसरे खंड पे ज्यादा समय नहीं देना, इसको कम से कम आपको 15 से 20 मिनट में दोनों को निपटा लेना है। 20 मिनट से ज्यादा समय इस पे नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान देना। एग्जाम समय नजदीक है, ये बात कोई बताएगा नहीं, साफ साफ कह रहा हूं भैया। ठीक है, चलिए प्रश्न भैया एक बार में देख लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन कराते हैं। एक परेशान मत होइएगा कि सर कि अब सोल्यूशन करा दीजिए, पहले एक बार ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, एक बार में सारे सवाल को देख लीजिए, फिर आपको ये लग जाएगा कि हमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, और मैं सारा सोल्यूशन करा देता हूं जितने भी सवाल दिए। ठीक है गाइस, परेशान मत होना तुम लोग। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। अब चालकता हो सकता है कि आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता के लिए सूत्र और मात्रक पूछ ले। ठीक है, तो एक या एक नंबर का होता है तो जितना पूछा जाए, देखो परिभाषा नहीं पूछा है तो सिर्फ आपको चालकता की क्या लिखनी है, चालकता की सिर्फ और आप सिर्फ आपको सूत्र लिखनी है और आपको क्या लिखना है मेरे भाई? मात्रक लिखना, और कुछ नहीं लिखना, याद रखिएगा इस बात को। फिर कह रहा है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के बीच प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करिए। व्यंजक लिखिए, सिर्फ लिखना है, सूत्र लिखना है इसका। उसके बाद 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट तक की बैटरी से जुड़ गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। संधारित्र में संचित ऊर्जा और कुंडली में संचित ऊर्जा से आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल फिक्स है और हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कराया था मेरे भाई, याद रखिएगा इस बात को। अभी मैं क्वेश्चन बस दिखा रहा हूं, बाकी सोल्यूशन भी कराऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है भैया, बाबू ऐसा मत सोचो कि गुरुजी क्वेश्चन पढ़ने आए हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। भैया क्या कह रहा है? क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और अंग हाइड्रोजन के प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या इतने दी है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करिए। हो सकता है यहाँ के प्रथम बोर की दे के आपको तृतीय पूछा है, हो सकता है चौथा पूछ ले, पांचवा पूछ ले, ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग मेरे भाई देखते रहिए ध्यान से सवाल को। फिर इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी से त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, न्यूमेरिकल हर सेक्शन में कोई ये समझ रहा हो कि सर क्या न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? दिखाई दे रहा है ना क्लियर? ये बोलो बाबू, दिखाई दे रहा है ना बाबू? सही बताइएगा, दिखाई दे रहा बाबू तो तनी मुनि से हल्का फुल्का शेयर कर दीजिए और सेशन डबल नहीं हो जाएगा। तनी मुनि डेरिवेशन बताएंगे, रुक जाओ एक मिनट बस, दिखा पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर समझ तो लो, उसके बाद मैं सब करा रहा हूं। ठीक है,
जितने भी इसमें मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो सब मैं बताऊंगा, सारे सोल्यूशन दूंगा आपको, उसके बाद आपको यहां से विदा करूंगा। चलिए गाइस, फिर क्या कह रहा है भैया इसमें देखिए हमने कितनी डंके की चोट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है मेरे भाई। मैंने कहा था कि आपको प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, प्रतिरोध से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, पूछा गया है और पूछा गया है और पूछा जाएगा मेरे भाई। देख लो जरा ध्यान से, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। जरा सोचो यार, जरा शर्म करो मेरे भाई। 2 नंबर का सवाल पूछा है, हमने आपको हमेशा इसका बताया था फार्मूला, R समानुपाती L स्क्वायर पे है। 2 नंबर का चूरन सवाल है बेटा, खींचकर लंबाई दोगुना करेगा, चौगुना करेगा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर भैया मेरे भाई? आपके आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी हम इसको भी बताते हैं, जरा क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पैटर्न क्या बदलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है बेटा। तुम लोग यार 3000 तो पहुंचा ही सकते हो, 2 मिनट का काम लगेगा यार, ठीक है। सबको ये दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये व्हाइट है, मतलब ऑफिशियल मॉडल पेपर व्हाइट ही था, तो मैं सोचा ये लोग करा देता हूं, हो सकता ना दिखे, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, सही बताना, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है ना ये? हाँ भैया, दिखाई देना चाहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए पेपर। ये तो रामबाण पेपर आपके लिए। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2 वाले सवाल है मेरे भाई। उसके बाद जरा ये देख लीजिए, उसके बाद खंड द में विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसकी विभव प्रवणता एवं तीव्रता का संबंध मैं आपको सिर्फ 2 सेशन बताऊंगा भैया, एक सूर्योदय ब्रह्मास्त्र, या फिर आप एक काम कर लीजिए बहुत आराम से, महातांडव सेशन देख लीजिए, आपके सारे सवाल एक एक न्यूमेरिकल, एक एक सवाल सब कर ले जाएंगे आप लोग। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, जरा नजरें स्क्रीन पर होने चाहिए। चलिए ठीक है मेरे भाई, तो देख लीजिए आराम से, यहां से पूछा गया लॉन्ग में, कहा पूछा गया है देख लीजिए एक बार, उसके बाद चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर परिपथ का मान दिया है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, अंतर के एक सवाल देखिए फिक्स है 3 नंबर का। फिर लॉन्ग में आपसे अथवा ऐसे पूछा गया, ठीक है, तो लॉन्ग में सारे ऐसे करवाएंगे आपको। फिर प्रकाश के विवर्तन से सवाल पूछा गया, किसी नाभिक की अभिक्रिया दे दी है लॉन्ग में, पीएन संधि डायोड, और पीएन संधि डायोड क्या है, और पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अथवा पश्च अभिनत का, ठीक है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं गाइज, लोग नोट कर लीजिए लॉन्ग में कैसे पूछा गया, जरा ध्यान से देख लीजिए। लॉन्ग में बस इतना आपको काम करना है कि जो सवाल आपको नहीं, एक या तो लंबा आपको न्यूमेरिकल देगा रिएक्शन परमाणु तथा नाभिक से, या तो आपको थ्योरी का सवाल एक साथ देगा, 2 में से एक ही करता है। किसी सेट में बड़ा सा न्यूमेरिकल और किसी सेट में थ्योरी का बड़ा वाला हिस्सा, वो भी रेक डायग्राम के सवाल आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत टेंशन नहीं। और बाकी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, हो सकता यूपीएमएसपी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है ना, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। चलिए बाबू मालिक देवता सरकार की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भैया, ये भैया चलिए गाइज, यहां पे हम लोग थे, छोटा मोटा सवाल है 1 का, चाहे ये तो हो ही गया था भैया। शुद्ध जर्मेनियम आर्सेनिक ये हो गया था। कोई बताएगा पी प्रकार के अर्धचालक बनने के लिए शुद्ध जर्मेनियम के साथ जाने वाला कौन द्रव्य मिलाया जाता है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, ठीक है। झोले में भर के लाना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र तथा व्यंजक मात्रक लिखिए भैया। 1 नंबर के सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भैया। चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है मेरे भाई। इसका सूत्र और इसका मात्रक लिखना है। 1 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा, इसमें परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर चाहे कितना भी बड़ा चीज लिखोगे, 1 नंबर में भी उतना ही आपको मिलेगा। चाहे आप 1/, विशिष्ट प्रतिरोधकता लिख लीजिए, और चाहे 1/, चालकता को कंडक्टिविटी से, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 2 सीधे लंबे अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल, याद रखिएगा। अगर किसी में आपको व्यंजक लिखने के लिए कहा है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, या तो किसी में व्यंजक लिखने के लिए कहा है तो एक बात याद रखिएगा, या तो आप व्यंजक लिख देंगे,
या तो आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, या तो इससे रिलेटेड आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे भाई मॉडल पेपर का साफ साफ मतलब है, इस पर जब न्यूमेरिकल देगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, इस पर जब भी न्यूमेरिकल आपको देगा तो वो हो सकता है 3 नंबर में, 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है किशन सर, बहुत डर लग रहा है, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई जब मैं हट जाता हूं। ठीक है भाई, सभी लोग मेरे भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ प्रियंका देवी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। 1 नंबर के सवाल में आपको बता दूंगा तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये नहीं कि मैं इसका सोल्यूशन लिखूं, मैं आपके लिए लॉन्ग का सोल्यूशन लिख के आया हूं मेरे भाई, याद रखिएगा। सर इसका सोल्यूशन पूरा वैसे करा दीजिए, तो मेरे भाई जरा ये देख लीजिए, आपके लिए लॉन्ग का सोल्यूशन हमने लिया हुआ है। ठीक है जितने भी आपके लॉन्ग के सवाल हैं, वो सारे लॉन्ग के सवाल जितने भी हैं, हमने उसका क्वेश्चन और आंसर आपको सीधा देने की कोशिश करी है, ताकि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाए। ठीक है भोला कुमार भैया, तरीका नहीं बताऊंगा। चलिए अब ये तुम सोचो कि तुम्हारे पास इसमें तुमको कितना आता है। अब हो सकता है कि आपको अगर ये पूछा है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई का, तो आपको ऐसे डायग्राम छोटा सा बना देना है। हो सकता है अगर आपको ज्यादा नंबर लेना है तो मैं छोटा सा यहाँ पे जगह बना देता हूं। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ऐसे 2 डायग्राम बना लेना, और इस पर बल I1 और इसमें I2 धारा प्रवाहित कर देना, इसको R दूरी पर रख देना। 2 समांतर था अनंत लंबाई का तार ले लिया आपने। सॉल्व कैसे करना है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। सिर्फ व्यंजक लिखना, तो फार्मूला लिख के बक्सम बंद कर देना भैया। कितना लिखेंगे, यफ बटे कितना हो जाएगा, यल म्यू 0 अपॉन में 2 पाई 2 I1 I2 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, R हो जाएगा। सिर्फ इतना लिख के बॉक्स में बंद कर देंगे, तुम्हें पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा मेरे दोस्त। ठीक है याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए, फटाफट आपको करा देता हूं। 10 ओम का प्रतिरोध दिया है। पहले सवाल में एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। आपको सवाल में ऐसे करना है, जब खंड बदलेगा तो आपको खंड डालना है, और सोल्यूशन कैसे करना है। यहां पे सवाल है, सवाल कह रहा है दूसरे का ग, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, सवाल में ऐसे करना सोल्यूशन में। अगर आपको सवाल कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो क्या तरीका अपनाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं आने पे मेरे भाई याद रखना कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, 10 ओम का प्रतिरोध यानी कि R का मान आपको 10 ओम दिया हुआ है, 10 हेनरी यानी कि L का मान आपको 10 हेनरी दिया हुआ है, प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी, V का मान आपको 50 वोल्ट की बैटरी आपको गिवन है मेरे भाई, जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा लिखेंगे, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान। देखो भैया ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, और आप क्यों नहीं कर सकते। अगर एग्जामिनेशन में चीजें नहीं आती हैं तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इतना स्टेप मार के लिख लेना, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में सवाल छूटे तो 1 नंबर सवाल में अगर उसको दया आएगी लिखे रहोगे तो आधा नंबर तुमको दे देगा। ठीक है U बराबर क्या होता है मेरे भाई, हाफ यल आई का स्क्वायर। सवाल में ये है कि बेटा यल आपको नहीं दिया लेकिन R और ये दिया है, तो V बराबर मेरे दोस्त होता है आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन में R होता है। जरा ध्यान से देखिए सुकून से, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। ठीक है और भाई एक बार आखिरी तक देखना, हर जब सेक्शन चेंज होगा हर सेक्शन का एक तरीका होता है सॉल्व करने का, सारे तरीके तुमको बता के भेजूंगा आज। V का मान किधर गया, लिखने के फायदे यही होते हैं। V का मान 50 बटे हमारे पास 10 है,
ये हो गया भैया 5 एम्पियर की धारा बह रही है। U बराबर मेरे भाई 1/2, यल का मान साफ साफ है 10 और I का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 25 और भैया U का मान कितना गया 10 × 50। बोलो हाँ कि ना, यहां तक सभी को क्लियर है? कैलकुलेशन बहुत आराम से अपने से देख लो, न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाएगा, एक चीज देगा, हो सकता है एक चीज ना दे, सीधे फार्मूले पर जो 1 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो सीधे फार्मूले पर बेस्ड होंगे और ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे भाई। सबसे बड़ी समस्या है अगर सवाल नहीं आता है, स्टेप मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा? हाय, अरे 2 से नहीं काटना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, 2 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 250 आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई। U = हाफ, यल का मान 10 है और I का मान 5 है। ठीक है, 125, हाँ 125 आएगा। ये 25 दम 250 हो जाएगा, 125 आ जाएगा। U का मान 125 आ जाएगा। डन, ठीक है, अब क्लियर है? और सुनो एक बात याद रखो, जब नंबर पूरा लेना है आंसर लगा के बॉक्स में लिख लेना। फटाफट से अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। आपको सबसे सरल तरीका बताता हूं, हम कहते हैं कि किसने कहा है आपसे कि जो लिखा है वही, जो आपने पढ़ के आया है, जो आपने पढ़ा है किताबी में, अगर वो भूल गए और नहीं आता तो क्या छोड़ के आओगे? नहीं, लिख के आना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको लिखना है क्रांतिक कोण की परिभाषा। नहीं आता परिभाषा, मेरे तरह एक तरह बेहया बनो, ऐसे ऐसे बनाना है। एक माध्यम लेना है, दूसरा माध्यम लेना है। ठीक है, एक माध्यम में लिखना है मेरे भाई सघन और एक लिखना है मेरे भाई विरल। ये माध्यम पहला है, दूसरा है। यहां पे एक अभिलंब खींच लेना सीधे सीधे। ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से कहता हूं, जरा ध्यान सुन लो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, और ये डायग्राम बना देना सेम, ऐसे सेम बनाना, एग्जामिनर तुम्हें पटक के नंबर देगा। याद कर लो, हो सकता है क्रांतिक कोण से कुछ ना कुछ टच कर जाए। ऐसे सीधी रंडंडी खींच के माध्यम सघन विरल बता के पहला दूसरा माध्यम में लिख देना। सिर्फ लिखना है आपको, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मेरे भाई क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं भैया। याद रखिएगा मेरे दोस्त, बार बार पूछा जाता है हाइड्रोजन के प्रथम बोर की कक्षा की 0.53 एंगस्ट्रॉम की कक्षा की भैया -13.6 n² ये वाला फार्मूला याद रख लो मेरे भैया, इंपॉर्टेंट है। इस वाले फार्मूले से आपको एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल एग्जामिनेशन में क्या कह रहा है मेरे भैया? सूक्ष्मदर्शी की विभव इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य दिया है, तो लगभग एक बात जान लो तुम कि कण की द्वैतीय प्रकृति तथा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र आपको यहां से रिलेटेड एग्जामिनेशन में सवाल घुमा फिरा के पूछा ही जाएगा, कहीं नहीं गया है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अच्छा, पहले सेक्शन पे ज्यादा समय क्यों नहीं देना? क्योंकि बेटा ये सब करोगे कितने सवाल पता है? क ख ग घ अंग च 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। एक लॉन्ग करोगे सीधे 5 नंबर मिलेगा। और इस 6 सवाल को करने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम चला जाएगा, उसके लिए 15 मिनट में कर लोगी, 15 मिनट बचेगा। यानी कि नंबर ज्यादा पाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। इसको तो सिर्फ फार्मूला लिखना है, बाद में तो इसको करते करते इसको कर ही लोगे। ये तो तुम्हारी मुट्ठी में है, जो नहीं है बेटा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जो नहीं होती उसकी कीमत अहमियत तो होती है मेरे दोस्त। जरा ध्यान से देख लो मेरे भाई, सवाल है मेरे दोस्त, पूछा ही जाएगा भैया। 99.9% 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। कह रहा तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के नए प्रतिरोध की गणना करनी है आपको, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? देखो साफ सुथरी सी बात है, इस सवाल का सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। इसको बात आप मान लीजिए, मानी बात है। तीसरे का सेक्शन चेंज होगा, कुछ नहीं आता, सोल्यूशन जरा ध्यान से देख लो। यहां से पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन सवाल एग्जैक्ट वही पूछा जाएगा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा? फटाफट करते हैं बेटा। एक कितना सवाल है, बहुत ढेर सारा सवाल दिया है, टप है ना। कह रहा 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करिए। मेरे भाई देखो, R बराबर होता है ρ L/A होता है। याद रखिएगा, अगर लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं और
चौड़ाई को आधे कर रहे हैं, तो लंबाई पर फर्क पड़ रहा है, तो हमें ये और ये कांस्टेंट दिखाना है, इस वजह से हम यल से गुणा कर रहे हैं और यल से भाग कर रहे हैं। जैसे आप करेंगे मेरे भाई तो r इक्वल टू रो यल स्क्वायर बटे a इंटू यल हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, a इंटू यल बराबर क्षेत्रफल गुणते लंबाई बराबर होता है आयतन, और आयतन क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा भैया, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि मेरे दोस्त कांस्टेंट, इसलिए आपको इतना नहीं करना है, मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि मेरे भाई याद रखिएगा, अगर किसी आदमी को खींच के बड़ा कर दोगे, उसका पूरा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा। मतलब या तो उसको खींच के करोगे लंबाई बढ़ी, आयतन अगर पूरा लेंगे तो पूरा चीज लेते हैं, तो आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो कहीं तार लिए खींच दिए, तो जब हम आयतन की बात करेंगे तो पूरा ही लेंगे, चाहे तार वो कहीं कितनी दूर का हो, तो आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो तो प्रतिरोधकता, ये तो वैसे भी बेटा कांस्टेंट टर्म है, तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया। हमारे पास क्या बचा, आर समानुपाते यल का स्क्वायर हो गया। अब आपको यहां से सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन आपकी यहां से शुरू होती है, ये तो बात हमने समझाने के लिए करी, और ये मैं समझाऊंगा क्योंकि पेपर यहां से पूछा जाएगा आपके, तो मुझे समझाने का क्या है बेटा, कर्तव्य है। कभी नहीं आता तो सुन लो। अब आपको अगर ये कंसेप्ट है समझने के लिए, ये यहां से सॉल्विंग स्टार्ट होती है। इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई चाहे 4 गुनी दे 75 गुनी दे, तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, यानी कि मेरे भाई L1 का मान क्या है भैया, यल के स्क्वायर है, 2 गुनी कर देना, तो प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी मेरे भैया, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो भैया ये सोचो कि 2 दूनी 4 गुना होगी, तो 4 छचवा के कितना हो जाएगा, 24। तो R1 का मान कितना हो जाएगा भैया, R2 का मान कितना हो जाएगा मेरे भैया, 24 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 गुनी हुई, अगर यहां पे 4 गुना करता 16 गुनी होती, 16 का गुणा यहां पे करते। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है भैया, मोटे तार को खींचकर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में इससे जब बाहर नहीं आएगा, याद रखिएगा, यहां से सवाल आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है मेरे भैया, यहां सवाल पूछा ही जाएगा, कहीं से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आपको नहीं पूछा जाए, ठीक है। हे प्रभु आनंद दाता दान इतना दे दीजिए, ठीक है। डेरिवेशन 3 नंबर में पूछा जाएगा, डेरिवेशन जो है आपका डेरिवेशन का पार्ट है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जरा ध्यान से देख लीजिए। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, एक परिभाषा और दोनों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए का मतलब क्या है, स्थापित करना पड़ेगा, तो यहां से 1.5 नंबर इसका 1.5 नंबर इसका मिलेगा आपको, ठीक है। और ये मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जब पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। विभव प्रवणता यानी कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, अगर आपको परिभाषा नहीं आती तो ऐसे केस में सर हम लोग क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, मैं बताता हूं। विभव प्रवणता होता है माइनस dv अपॉन में dx। इसका मतलब यह है कि dv लिखो चाहे डेल्टा लिखो, डेल्टा का मतलब होता है बेटा परिवर्तन से। हाँ भैया यूनिट लिखना कंपल्सरी, यूनिट तो लिखना पड़ेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम तो लिखना पड़ेगा, ओम क्लीम क्लाम, ओम तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बेटा विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रही है, लंबाई के सापेक्ष। किसके, लंबाई के सापेक्ष। आप ऐसे आराम से लिख देंगे कि भैया लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर होता है माइनस dv अपॉन में dx, ठीक है मेरे भाई, मेरे बंधु। ये एग्जामिनेशन में बार बार घुमा घुमा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आप भी तो कह रहे तेज तेज पढ़ा रहा हूं, अब तेज तेज पढ़ा रहा हूं भैया, रफ्तार ठीक है मेरी। हे प्रभु बताइएगा, रफ्तार ठीक है। हाँ तो सर जी जो साल पहले बड़े हैं उसको पहले करें। अच्छा इस बात का जवाब सुन लो, एक बच्चा कह रहा है सर जो बड़े सॉल्व है क्या उसको नहीं नहीं, ये नहीं जरूरी है कि जो बड़े सॉल्व है उसको पहले करना, ये ज्यादा जरूरी है कि कौन सॉल्व तुमको आता है, कौन सा तुम गलत नहीं करोगे उसको आपको पहले करना, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है भैया, अब मेरी बात को समझ लो, जो बड़े सवाल उसको पहले नहीं करना है। चौथे का क्या हो गया भैया, चौथे का भी चल लें, खंड बदलने पे खंड करना मेंशन है मेरे भैया, याद रखिएगा। चौथे कह रहा अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करिए।
इसको कैसे करेंगे अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ये सवाल तो 100% फिक्स है बेटा, ये आप किसी भी सेट में हो तो ये सवाल को जरूर पढ़ लेना। ये पूरा सवाल आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भले मॉडल पेपर का दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको जब भी पढ़ाया, आप जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पूरा भरोसा होगा कि सर इसमें से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपने नहीं पढ़ाया है। इसमें से एक आध सवाल ऐसा हो सकता है कि जो आपके न्यूमेरिकल के पार्ट के हो और आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो, बस इतना हो सकता है। ठीक है सर जी, डर लग रहा है बेटा, डर तो सबको लग रहा है, आप अकेले थोड़ी हो। अपवाद एक क्या हो, वैद्युत धारा के बीच में संबंध लिखिए। आइए बेटा बाबू मालिक दूता सरकार, चलिए परिभाषा तो ये हो गया, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको समझा देता हूं। अपवावेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध I बराबर यानी ए वी डी। इसकी प्रूविंग नहीं पूछा है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और आपको करना कैसे है, इसका एक डायग्राम बना देना छोटा सा, और उसके बाद उसको परिभाषित करना है। देखो ये वाला डायग्राम बना देना अपवाह वेग का, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन के सिरे को किसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और किसी चालक में क्या होते हैं मेरे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और जैसे ही बैटरी के धन सिरे से इसको जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ प्रवाहित होने लगता है एक स्थिर वेग से। किससे? एक स्थिर वेग से प्रवाहित होने लगता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं मेरे भैया, अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब इसमें बनाना है आपको, इस वाले में, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। यहां तक सबको क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फटाफट से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जरूरी है। इसके बाद कह रहा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम लिखिए। फैराडे के भैया दो नियम है, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसमें। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन होता है। आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको एक कुंडली बनानी है, ठीक है। कुंडली बना के आपको क्या काम करना है मेरे भाई, कुंडली ऐसे बना के उसके पास ऐसे चुंबक रखना है। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे दिखाओगे, चुंबक में दिशा दिखा दोगे ऐसे। याद रखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, चुंबक की दिशा ऐसे डायरेक्शन दिखा दोगे कि हम फ्लक्स में परिवर्तन करें, क्योंकि जब हम इसके पास लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसको दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, चुंबक से ही निकलेगा चुंबकीय फ्लक्स। सिंपल बात है, ठीक है। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा नियम लेंज का नियम है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और फैराडे के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, और दोनों नियम को आपको पढ़ना है बेटा। और दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भैया लेंज का नियम, ध्यान से सुन लीजिए मेरे भैया, कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वतः उत्पन्न होती है। यही फैराडे का दूसरा नियम है, और इसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। और इसीलिए ऋणात्मक दर का मतलब क्या है मेरे भाई, ऋणात्मक दिखाता है परिवर्तन का, या फिर विरोध को दिखाता दर्शाता है। याद रखिएगा। चलिए गाइज, आगे बढ़ने का काम हम लोगों की जिम्मेवारी है। सबसे लंबा सवाल, सबसे फैक्ट्री वाला सवाल है बेटा, कि यदि परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख, यदि परिपथ में प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती 300 वोल्ट हो और प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, धारती प्रतिघात 50 ओम हो, ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रतिबाधा एलसीआर के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करिए। बेटा ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपको झंडा गाड़ सकते हैं। आप कब? तब जब एक आप तरीका अपनाएंगे तब। ये सवाल बहुत बड़ा है, मान लो किसी बच्चों को ये आता हो, इसमें अगर तुमको इतने बड़े सवाल में इसमें से एक भी थियरी आती है तो भैया इस सवाल को करना चालू कर देना। मेरी बात सुनो ध्यान से, हो सकता है ये अथवा सवाल जरा देखो पेपर में तुम्हारे कैसे पूछा जाएगा। अथवा सवाल कहां गया, इसी में दिया है, यही तो है, ख है। 3 नंबर का सवाल है, दिमाग ना लगाना। 3 नंबर के सवाल में आपको अनुनादी परिपथ की आवृत्ति आपको जोड़ के दिखानी है। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। यानी कि अगर कोई ऐसा परिपथ आपको दिखाना जिसमें उसमें कुंडली हो, यल हो, सी हो और आर हो, 3 चीजें हो, और वो किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हो, यल हो, सी हो और आर हो। एलसीआर परिपथ में, इस परिपथ में आरेख बनाइए। आरेख बनाना है, आरेख बन गया, तैयार, आरेख बन गया, 1 नंबर मिल गया।
दूसरा नंबर मिलेगा परिपथ की प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए, यानी कि भैया जब XL बराबर XC होता है तो भैया F बराबर क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये खत्म हो गया, आपको 2 नंबर मिल गया। तीसरा नंबर कहां से मिलेगा? अगले तीसरा नंबर भैया जब प्रत्यावर्ती विभव में 300 वोल्ट हो, V का मान दिया हो, प्रेरण प्रतिघात दिया हो, धारती प्रतिघात दिया हो, सिरों में विभवांतर का मान का गणना करें और जब आप न्यूमेरिकल लगा देंगे 1 नंबर खटाक से यहां पे मिलेगा। सवाल ये आता है कि सर अगर अथवा दिया है तो हम कौन सा करेंगे? हमें सर दोनों नहीं आता तब क्या करेंगे? बहुत बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिसमें से इनमें से अगर आपको परिभाषा दी है या परिपथ दिया है, बेटा अगर परिपथ और ये दोनों लिख दिया फिर बना दिए, फिर भी तुम्हें एग्जामिनर 2 से 2.5 नंबर दे देगा। हो सकता है मूड बना रहे 3 दे दे। अब या तो आप ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि तो आपको पढ़ना जरूरी है। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि बड़े हो तो मेरी बात मानो, सीधा सीधा ट्रांसफार्मर वाला कर दो, ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बना दो, इस वाले को कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जामिनर तुमको फिर भी नंबर देगा। ठीक है सर मैं आधा तो थोड़ा स्क्रीनशॉट, ठीक है भैया, क्लियर है भैया? सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में मेरे भाई, और सभी लोग भैया सेशन को लाइक कर दें प्लीज, है ना? मजा आ रहा है? हाँ, सवाल थियरी का है बेटा, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या करिए। भैया मैक्सवेल के सिद्धांत, भैया जरा देख लो मैक्सवेल ने क्या बताया। मैक्सवेल ने प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। थियरी का पार्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। आपको एकदम तरीका बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, आप लिखेंगे मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत, हेडिंग डाल के उस वाली लाइन छोड़ देना। लगभग सबको याद रहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये सब तरीका होता है लिखने का, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। इन तरंगों संचरण के लिए किसी भी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा इस बात को, और जैसे ही आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर फिर भी आपको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सवेल के ये 2 विशेष नियम है, सिर्फ आप ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए, अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो यहां से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, ठीक है, या फिर ये तरंगे निर्वात या मुक्त स्थान पे इसकी चाल लिख दीजिए, वेग से चलती हैं जिसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशाएं लंबवत होने पर संचरण की अभिलंबवत होती है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे परिकृत अनुप्रस्थ होती हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर कहां से उत्पन्न होती हैं? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर लंबवत कंपन कराते हैं, उसके ठीक एक लंबवत, उसके संचरण की लंबवत दिशा में एक तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। इनमें से अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद रहेगा तो आपका काम 35। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भैया, E0 और B0 का मान, ठीक है, याद रखिएगा, स्थान पर एक ही समय एक ही होती है, C बराबर E/B। चलिए भैया बाबू मालिक देवता सरकार, बढ़िया सवाल है। आगे अंतर के सवाल एक पूछे जाएंगे, या तो भैया ट्रांसफार्मर, या तो संतोषी विनाशी व्यतिकरण, या तो विवर्तन ध्रुवण, या तो व्यतिकरण, और या तो आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। ये सब सिंपल है, आलू है, मैं आपको बता देता हूं, आप आराम से कर ले जाओगे। जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को, ठीक है? हाँ भैया न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं, आने तो, बिना आए न्यूमेरिकल कैसे उड़ा दें भैया? ध्यान से देखो, संपोषी का जब आपको शर्त पूछे और विनाशी व्यतिकरण का शर्त पूछे तो शर्त कैसे लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त के लिए मेरे भाई आपको सबसे पहला जो कार्य करना है, जो काम करना है मेरे भाई, वो कैसे करना है? ये रहा, तरंगों के संपोषी विनाश की व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। ठीक है, ये परिभाषा आपको पता होनी। संतोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त I बराबर I1I2 √2I1I2 cos फाई होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पर आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट जो है, इसके लिए आवश्यक शर्त आपको ये याद रखना, दोनों तरंग के बीच कलांतर शून्य होना चाहिए अथवा पाई समगुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे एक ही कला में मिलनी चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंग लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भैया? इसी को हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। बिना संपोषी में याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे आपस में मिलती हैं तब होता है विनाशी, का मतलब विनाश होना, एक दूसरे को काट रही है। दोनों तरंगों के बीच में कलांतर पाई विषम गुणम होना चाहिए, अर्थात तरंगे विपरीत कला में होना चाहिए। इसमें एक कला में होनी चाहिए। संपोषी का मतलब
सोचो किसी चीज को पोस पोस पाल के बड़ा कर रहे हो, संपोषी कर रहे हो, विनाश कर रहे हो किसी चीज का, तो उसको हटा रहे हो। ऐसे याद रखना, दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्तरंग λ/2 के विषम गुणन होना चाहिए। बस इतना लिख लेना, आपका काम हो जाएगा, एक पेज भर जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं मेरे भाई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जब देखो याद रखिएगा, इस पर एक डायग्राम आप बना सकते हैं। जब हमारे पास धातु की कोई सतह है, धातु है, तो धातु पे होंगे मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या कर सकते हैं बेटा? मूव कर सकते हैं। अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव कर सकते हैं, जब कोई भी हमारे पास है बेटा मेटॉलिक सरफेस, क्या है बेटा? मेटॉलिक सरफेस है, और जब भी इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, प्रकाश की किरण पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेरे भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? मुक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब धातु की सतह पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आपको आराम से इसे लिख देना है, अगर आपको लिखना है तो आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, स्थिर वैद्युत स्थिति में गॉस के प्रमेय को लिखिए। इसकी सहायता से एक समारूप से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए मेरे भाई। पहले गॉस का प्रमेय लिखना है। गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर EdA = Q/ε0 लिख लेना। सहायता से भैया निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, अनंत लंबाई का आवेश के सतत वितरण से सवाल है मेरे भाई। अगर मैं फिर से कहता हूं, या तो आपने महातांडव सीरीज देखा हो, या तो मेरा बर्थडे स्पेशल सेशन देखा हो, या तो सूर्योदय का सेशन देखा हो, या तो ब्रह्मास्त्र, किन्हीं एक सेशन को अगर आपने पकड़ के रखा है, उसका PDF पढ़ा, तो मेरे भाई मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, इनमें से आने वाला एक भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक मैंने आपको 10 बार कहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने कहा है कि नहीं कहा था। बेटा देखो ऑफिशियल मॉडल पेपर में यहाँ सवाल पूछा गया है। मैं खुद चाहता हूं कि एक भी सवाल आपके सिलेबस से बाहर ना जाए। सिर्फ मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, एकाक न्यूमेरिकल हो सकता है पैटर्न चेंज करके आपसे पूछ ले, बाकी का आपका थियरी, बाकी का आपका लॉन्ग आंसर, बाकी का आपका ऑब्जेक्टिव। छोटे मोटे न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज हो सकती है, पैटर्न में थोड़ा सा तरीका बदल सकते हैं। बाकी मेरे भाई यकीन मानो कि अगर आपने ईमानदारी से किशन सर की क्लास की है तो कोई माई का लाल आपको एक एक प्रश्न करने से नहीं रोक सकता। बेटा बताओ क्लियर है मेरे भाई? बोलो भैया। हाँ बेटा आखिरी समय में तो ये तो जरूरी है ना गाइज। सबसे आराम से पढ़ाया जाए, हाँ आराम से पढ़ाया जाए, आप आराम से पढ़ सकते हो बिल्कुल। आप YouTube के वीडियो की हमारी स्पीड को बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत घटा सकते हैं, आपके ऊपर है। बहुत बढ़िया बेटा, शादी में क्लास पढ़ रहा हूं, तुम्हारे जैसे हीरा आदमी नहीं देखा भैया। क्लियर है, दिमाग में बात घुसा लो। ऐसे ज्यादा सरल तरीका तुमको धरती में कौन देगा यार। और सभी लोग सेशन को बेटा लाइक कर दो, कम से कम बेटा ये मॉडल पेपर में 50,000 लाइक करवा दो तुम लोग, ठीक है। फिजिक्स में तो तुम एक दिन का गैप है, तुमको एक दिन में बेटा हीरो बना दूंगा, लेकिन एक भी क्लास फिजिक्स तो तुम्हें छोड़नी नहीं, याद रखना। और फिजिक्स तुमको धरती में इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट बेटा, सारे सब्जेक्ट के हीरो मास्टर पढ़ा रहे हैं आपको। गाइस 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 चलिए अगला सवाल है मेरे भाई, कह रहा है अगले सवाल में दो दुविधाएं हैं। हमने आपसे कहा है कि संयुक्त दूरदर्शी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और सरल सूक्ष्मदर्शी। बेटा सिर्फ आप इसका एक चीज याद रख लो, किरण आरेख। बेटा देखो इंसान आम, इमली, अमरूद, बरगद बना लेता है, फिर भी तुम बहुत बड़े हो गए, घोड़ा जैसे हो सके हो मेरे भाई। किरण आरेख से 5 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ एक काम कर लो, या तो सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बना लो, या तो सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बना लो। तुमको कोई रोक सकता है तो बताना मुझे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें देख लो, ज्ञात कीजिए, लिखा है आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। निगमन नहीं पूछा जाएगा, निगमन बाहर है आपके सिलेबस से। फिर से कह रहा हूं, निगमन आपके सिलेबस से बाहर है। सिर्फ आपको किरण आरेख बनाना है, कार्य लिखना है, सिद्धांत लिखना है, बिल्कुल मेरी तरह बहुत अच्छा सज्जन बच्चा बन के। या तो भैया आपको क्या काम करना है, या तो मेरे भैया आपको अथवा में करके दिया, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, पतली झिल्ली के लिए प्रकाश विवर्तन के कारण प्राप्त प्रारूप की व्याख्या करिए। देखिए डेरिवेशन नहीं पूछा गया, इसका डेरिवेशन बाहर है। आपको करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। जब आप अथवा का सवाल करेंगे, और बेटा याद रखना कि जब आपको
ऐसे 2 से 3 सवाल जब आपको जो बहुत आता है उसको पहले करने के बाद ये प्रयास करना कि आप लॉन्ग आंसर निपटा चुके हो। टाइम टेकिंग है और मेरे भाई इसमें नंबर ज्यादा है, बेहतर है। या तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगी एक एक नंबर के सवाल में निपटा डालूंगा तो निपटा डालो, बढ़िया निपटा डालो, ये ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक द्वारा जिसके आधार पर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का क्रम हो आपतित होता है, वह अवरोधक या द्वारक के किनारों पर प्रकाश जो कि संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। यानी कि मैं आपको सीधा सरल बता दूं भैया, जब प्रकाश की किरण ऐसी हो, टार्च तुम्हारे खोपड़ी पे डाल दें तो खोपड़ी को तुम्हारे जो टार्च की रोशनी होगी छेद तो करेगी नहीं, यहां से मुड़ जाएगी, यहां से मुड़ जाएगी, तुम्हारी परछाई बना देगी। प्रकाश के किसी भी एक ऐसे माध्यम से मुड़ने की घटना को, कोई ऐसी चीज रख दीजिए जहां से प्रकाश मुड़ जाए, उसी क्षमता को भैया प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात खत्म, सिंपल प्रोसेस है, आराम से कर ले जाओगे, पटक के कर ले जाओगे भैया। सेशन को लाइक कर देना, ठीक है भैया। इसकी कार्य सिद्धांत आराम से लिख लेना और इसकी व्याख्या ज्यामिति व्याख्या, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दे ही दे रहा हूं, हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं इसका जो कंप्लीट डिटेल है सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूं, आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं। एक दिन में बेटा गेम बदल देंगे, तुम लोग काहे परेशान हो, ठीक है। चलिए भैया, मालिक देवता सरकार प्रभु इहेश्वर जगन्नाथ। सवाल है बेटा 8वां नंबर। 8वां नंबर में 2 सवाल पूछा है बेटा। एक तो या तो बड़ा सवाल, देखो सीरीज से पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन, फुंड, हम्प्री। याद रखना फुंड, एक बात याद रखना कि इन सीरीज को एक बार डायग्राम अपने कॉपी में बना लो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में कुछ है नहीं, लाइमन की सीरीज के लिए सूत्र उसका त्रिज्या का, ठीक है। दूसरी बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, 9वां सवाल है। 9वां सवाल आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई? 9वां सवाल कह रहा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ अवस्थाओं को खींचिए, 2 अवस्थाओं के हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। या फिर कह रहा पीएन संधि डायोड क्या होता है, किसे कहते हैं, आरेख द्वारा खींचकर बताइए। मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूं, बहुत रामबाण तरीका बता देता हूं मेरे भाई। पीएन अर्धचालक वाले चैप्टर से न्याज करने की कुछ कोशिश मत करना, पता है क्यों, मैं बता देता हूं। अर्धचालक वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जहां से सिर्फ आपको अर्धचालक, लॉजिक गेट तो पढ़ना नहीं है। कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो पढ़ना बंद कर दो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अर्धचालक से बेटा 2 टॉपिक देता हूं, ये टोटल चैप्टर है रट्टा वाला। और यहां से जब भी आएगा बेटा, यहां से 7 नंबर तब मिलेंगे जब 1 नंबर लॉन्ग में फिक्स है अथवा में। ऐसा भले इसमें कर दिया है, लेकिन मैं आपकी गारंटी से कह देता हूं कि अगर आपको इसमें एक पीएन संधि दिया है, अथवा में पीएन संधि से सवाल अर्धचालक से नहीं होगा, या तो ये होगा या तो एक बड़ा न्यूमेरिकल रहता है। पिछली बार से लगातार कई दफा में ऐसा हुआ है कि बहुत इस पर इसके भोली भोली शकल पे आपको नहीं आना है, ठीक है, भोली भोली शकल में नहीं आना है। पीएन संधि डायोड क्या होता है और पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? या तो बेटा अर्घ तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। यानी पीएन संधि डायोड एज अ प्रवर्धक के रूप में कब इस्तेमाल की जाती है बेचारी, इसको बताना है। पीएन और पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है, नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, अंतर के सवाल भी पूछे गए हैं। पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक, यहां से भी बेटा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। अब आपको इसका जब भी आएगा तो बेटा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इस समय बेटा। जो आपको सवाल ऐसा लग रहा हो कि नया लग रहा है, कुछ नहीं पढ़े हो, तो मेरे भाई आप एक काम कर लो मेरे भाई, पहले बेटा सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है। दूसरी बात है मेरे भाई, सबसे रामबाण तरीका है कि जो चीज नहीं आ रही है, सोच रहे हो नया नया मत पढ़ो, रट डालो, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। करो मरो की स्थिति है तो तुमको कोई रोक नहीं सकता इस बात को करने के लिए। पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप को समझाइए। तो ये आपको सीधे रट डालना है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है भाई सबको?
हाँ, किरण प्रकाश से अगर डेरिवेशन आएगा तो बेटा वो लेंस मेकर फार्मूला या फिर लेंस, ये तो हमारा इसलिए हम इसको करवा रहे हैं क्योंकि ये हमारा वो है ना ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसलिए इसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और इसमें से ऐसे बहुत से मान सम्मान होंगे जो इसमें से वैल्यू, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब आपको दिया रहेगा। मॉडल पेपर में भले नहीं दिया है, पेपर के आखिरी में नियतांक दिया रहता है, वहां से रिलेटेड अगर पेपर को पूरा पढ़ लेना, हो सकता है वहां से 1-2 ऑब्जेक्टिव जो मात्रक वाला पोर्शन रहता है कर ले जाओगे। बहुत बच्चे से करते हैं। ठीक है, अर्धचालक वाले चैप्टर का भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। पीएन संधि डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 2 सवाल आपको दिया, इसमें से एक सवाल आ जाएगा आपके पेपर में, पक्का है, इसमें से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया बाबू, अरे यार कहां गया यार। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे मेरे भाई। और एक दिन का गैप है मेरे भाई, परेशान मत होइएगा, आप जुड़े रहिए, क्लास मिस मत करिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सारी आने वाली हैं। और बस एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो आपके लिए डेडिकेटेड है, लगातार आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि सारे सेट के पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल से मिलने वाला है। आराम से ईमानदारी से पढ़िए, सिर्फ आपकी सफलता आपको दूसरों से अलग कर सकती है, आपको आगे ले जा सकती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गपलेबाजी नहीं, सिर्फ एक काम करना, आपको मेहनत करना है। तरीका हम बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक दिन में भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, भरोसा रखिए। और सभी बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम डालना, टेलीग्राम वाले पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप का चैनल भी वहीं से है, आराम से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वो आपका ही परिवार है, वहां पे आपको पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। मिलते हैं बेटा छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक करिएगा, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक में, फिजिक्स में कहां प्रॉब्लम है, सब कुछ बताओ, सब मैं बताऊंगा। सब लोग कमेंट में भर देना जितने बच्चे हो बेटा, क्योंकि एक दिन का गैप है, एक दिन के गैप में तुम्हारी क्या क्या समस्याएं हैं, सारी समस्या को बेटा एक दिन के 2 दिन में तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे सामने होगी। फिजिक्स से डर नहीं लगेगा बेटा, और यकीन मानो जितनी भी क्लासेस हैं बेटा उसको ईमानदारी से पढ़ लो, और तुम्हारे 65% प्लस आए, 65 प्लस नंबर आएगा 70 में, ये वादा है आपसे मेरे भाई। सभी लोग सेशन को लाइक करना। मिलते हैं बेटा छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, इतने प्यार सपोर्ट के लिए बनाए रखिए। और इन सब का सॉल्यूशन भी हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पूरा एक एक सवाल का। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मचाते हैं भौकाल 2024 बोर्ड एग्जाम में।